हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास सीरीज। आज की क्लास में हम 4 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन टुडे सेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। देन कुछ नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार, कुछ राज्य न्यूज, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम जारी की है या स्टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज है वो हम देखेंगे। देन वी विल डिस्कस सम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्तीय समाचार, सम इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू डिफेंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल से रिलेटेड कुछ समाचार, अभी रिसेंट कोई नियुक्तियां हुई या अपॉइंटमेंट हुए हैं या कोई रेजिग्नेशन, उससे रिलेटेड कुछ समाचार और कुछ पुरस्कार और सम्मान समाचार आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की 4 सितंबर 2024 की क्लास के हमारे टॉपिक्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज के साथ। रिसेंटली एनएसए अजीत कुमार डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवाल विजिटेड कोलंबिया टू साइन द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल जी, अभी उन्होंने कोलंबिया विजिट किया है, कोलंबो विजिट किया है, जहां पर उन्होंने एक संस्थापक सीएससी के संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देख लेते हैं इस एग्रीमेंट का, इस विजिट का क्या रिजल्ट निकल के आए हैं और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने 29-30 अगस्त 2024 को श्रीलंका के कोलंबो का दौरा किया। यह दौरा कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन, एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह के संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया था। 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशियस और श्रीलंका ने कोलंबो में सीएससी सचिवालय की स्थापना के लिए एक चार्टर और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मींस ये जो समझौता है, जो सिक्योरिटी को लेकर है, ये भारत, मालदीव्स, मॉरिशियस और श्रीलंका, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर कोलंबो में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। और इस जो ये एग्रीमेंट था, जो ये साइनिंग सेरेमनी थी, इसको होस्ट किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, श्रीलंका सरकार ने। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिपोर्ट, रोड एक्सीडेंट डेथ इन इंडिया सर्च बाय 2% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010-21। तो 2010 से 21 की अवधि के बीच भारत में सड़क दुर्घटना मौतों में 2% की वृद्धि हुई है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज पूरी समझ आई। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, भारत में 10 साल में 2010 से 21 का डेटा पेश किया गया है, जिसमें 10 सालों में जो भारत में दुर्घटना से मौतें हुई हैं, सड़क दुर्घटना से, उनमें 2% की वृद्धि हुई है। सो WHO की रिपोर्ट, WHO दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्रीय सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट, सुरक्षा और टिकाऊ गतिशीलता की ओर के अनुसार भारत ने 2010 से 2021 की अवधि के दौरान अनुमानित सड़क यात्रा मौतों में 2% की वृद्धि दर्ज की है। यह रिपोर्ट नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित चोट रोकथाम और सुरक्षा संवर्धन पर 15वें विश्व सम्मेलन में जारी की गई। तो अभी 15th सेफ्टी का बेसिकली क्या हुआ है, इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन हुआ है, जो कहां पर कंडक्ट की गई है, इसकी 15th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। तो वहीं पर यह रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत ने 2021 में लगभग 1,53,973 सड़क यातायात मौतों और उस अवधि में लगभग 2,16,618 सड़क मौतें दर्ज की हैं। दक्षिण पूर्व क्षेत्र मींस द साउथ ईस्ट रीजन रिपोर्ट ने 2021 में सड़क यातायात चोटों के कारण 3,30,222 मौतों की सूची दी, जो वैश्विक सड़क यातायात मौतों का लगभग 28% है। क्लियर?
तो ये डेटा बहुत जरूरी है, डायरेक्ट डेटा भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं WHO की रिपोर्ट से। और सबसे मेजर पॉइंट है 2% की बेसिकली वृद्धि हुई है भारत में सड़क दुर्घटनाओं में। Next is also international news. Recently, United Nations released 100 million USD fund from CERF to address underfunding of humanitarian emergencies in 10 countries. तो हुआ क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय आपातकाल के अल्प वित्त पोषण को संबोधित करने के लिए CERF, विच इज नोन एज सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए। तो यूनाइटेड नेशन, आप सबको पता है 1945 में 24th ऑफ बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो 30 अगस्त 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय आपातकालों में गंभीर अल्प वित्त पोषण से निपटारा पाने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं। यह 2024 के लिए अल्प वित्त पोषण आपातकालों के लिए CRPF का दूसरा आवंटन है, जो फरवरी 2024 में 7 देशों के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी करने के बाद आया है। तो 2024 में सेकेंड टाइम है कि CERF फंड से दोबारा से पैसा निकाला जा रहा है। इससे पहले फरवरी 2024 में ऑलरेडी 100 मिलियन वहां से निकाले जा चुके थे 7 देशों की हेल्प करने के लिए, और इस बार 10 देशों की हेल्प करने के लिए निकाला जा रहा है। यह कोष यमन 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर यमन को दिए जाएंगे, 15 मिलियन इथोपिया को दिए जाएंगे, सहित अन्य देशों में सहायता कार्यों का समर्थन करेंगे। CERF का वित्त पोषण अंतिम उपाय के रूप में आपातकाल नगद इंजेक्शन है, जो जीवन रक्षक सहायता प्रदान करता है जब अन्य मानवीय वित्त पोषण अपर्याप्त होते हैं। तो बेसिकली CERF जो फंडिंग है वो इमरजेंसी केयर इंजरी ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, मतलब जब कहीं से भी सहायता नहीं मिलेगी तब कहां से दिया जाएगा, CERF फंड के थ्रू पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेकेंड टाइम में सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड से क्या निकाला जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, जैसा हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। 100 मिलियन डॉलर्स फरवरी 2024 में रिलीज किया गया था फॉर 7 कंट्रीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं। Recently, Union Cabinet approved 7 schemes to boost farmer incomes and improve agriculture. तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके साथ साथ जो किसान हैं उनकी इनकम्स को बढ़ावा देने के लिए यूनियन कैबिनेट ने 7 स्कीम लॉन्च की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 7 व्यापक योजनाओं को मंजूरी दी है। इन पहलों का कुल परिव्यय 14,235 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं भारत में कृषि के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाने के लिए तैयार की गई हैं। यह मंजूरी देश भर के किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो इसके लिए टोटल बजट इनिशिएट किया गया है वो है 14,235.30 करोड़। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ स्टेट न्यूज। अगली हमारी कौन सी न्यूज होगी, स्टेट न्यूज होगी। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनवील वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। तो एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। जन्माष्टमी पर घोषित इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलना है। तो कुछ विलेज पंचायतों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें आदर्श विलेज में या मॉडल विलेजेस में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें मुख्य जो फोकस रहेगा वो गो संरक्षण और जो ग्रामीण विकास है, जो विलेज डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। गीता भवन परियोजना भी इस व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है। तो वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन दोनों किस स्टेट की न्यूज है या स्कीम्स है, तो दोनों मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है, बेसिकली प्रोजेक्ट है। Next is also a state news. Recently, IIT Delhi expand global footprint inauguration of Abu Dhabi campus. तो IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना नया कैंपस एस्टेब्लिश किया है। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। यह पहली बार है जब IIT दिल्ली ने भारत के बाहर एक पूर्ण परिसर स्थापित किया है। यह घटना भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के शैक्षणिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। नया परिसर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग में एक बड़ी छलांग का
प्रतीक है। क्लियर? तो आईआईटी दिल्ली ने अभी अपनी ब्रांच कहां पर एक्सपेंड की है? अबू धाबी में। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। MCA Millennium Challenges account Nepal sign 12.36 million USD dollar contract with India for 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन। तो अभी नेपाल ने और भारत ने क्या किया है? 12.36 मिलियन अमेरिका डॉलर का एक बेसिकली वी कैन से एक MOU साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें दोनों कंट्रीज मिलकर अपने अपने बॉर्डर पर 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन का डेवलपमेंट करेंगे। तो मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल ने भारत की ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के साथ 12.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का एक अनुबंध किया है। यह अनुबंध नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम में 400 किलोवाट न्यू बुटवल सब स्टेशन से नेपाल भारत सीमा तक 18 किलोमीटर लंबी क्रॉस बॉर्डर बिजली ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए। तो दोनों तरफ क्रॉस बॉर्डर क्या होगा? यहाँ पर बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू या इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यह अनुबंधन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल कॉम्प्लेक्स के तहत किया गया है, जो नेपाल और अमेरिका की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। यह मील का पत्थर नेपाल और भारत के बीच क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों की मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करता है। Next is also a banking and financial news. The highlight of 5th edition of Global FinTech Fest 2024. So, Global FinTech Fest 2024, the largest 3-day FinTech conference, was held from August 28 to 30 at Geo World Convention Center, मुंबई, महाराष्ट्र। तो कहां पर आयोजित किया गया इसे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया गया। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, PCI, NPCI और FCC, इन्होंने मिलकर इसे किया है। और इस बार की थीम क्या रही? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल AI इंक्लूसिव रिसाइलेंट। सो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 70 देशों के 1000 से अधिक वक्ता, 350 से अधिक सत्र, 60 से अधिक उत्पाद लॉन्च, 300 से अधिक प्रदर्शक शामिल थे और 3 दिनों में लगभग फुटफॉल आकर्षित हुआ। लगभग 10 लाख फुटफॉल्स बेसिकली 10 लाख लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहां पर कंडक्ट किया गया है? जियो कन्वेंशन सेंटर में। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। बैंकिंग और वित्त न्यूज है। रिसेंटली सेबी रिवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री एग्जिट ऑफ स्टॉक इन F&O मींस फ्यूचर और ऑप्शन। तो 30 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी ने फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में स्टॉक के प्रवेश और निकास के मानदंडों में संशोधन किया है, क्राइटेरिया में चेंजेस किए हैं। नए दिशा निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके बाजार स्थिरता को बढ़ाना है कि केवल सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले और वित्तीय रूप से मजबूत स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में भाग लें। उसके साथ साथ पिछले 6 महीनों में मध्यम क्षेत्र मासिक सिग्मा ऑर्डर साइज को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। तो MQSOH कितना इंक्रीज किया गया है? लास्ट 6 मंथ्स में 25 लाख टू 75 लाख। उसके साथ साथ सेबी ने पिछले महीनों में स्टॉक की मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो मार्केट वाइज पोजीशन लिमिटेड 500 करोड़ टू 1500 और MQSOH 25 लाख टू 75 लाख इंक्रीज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, टाटा AIA लॉन्च USD denominated life insurance solution for NRIs, non-residential of India. So Tata AIA Life Insurance Company has launched offshore branch at Gujarat International Financial Tech City. गिफ्ट सिटी में भी टाटा ने अपनी क्या की है? एक ब्रांच लॉन्च की, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात, जो भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जो बेसिकली NRIs को क्या प्रोवाइड करेगा? इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करेगा थ्रू टाटा AIA। क्लियर? यह जो योजना होगी ये 100 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करती है, जो मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता और गंभीर बीमारी जैसे जोखिम को कवर करती है। तो इसका टेन्योर कितना होगा? 100 ईयर्स का।
Next is also a banking news. Recently, Aditya Birla Sun Life Insurance Limited and Policy Bazaar launched new term insurance plan, इनकम सुरक्षा प्लान। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनकम सुरक्षा प्लान किसका इनिशिएटिव है, तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और पॉलिसी बाजार इन दोनों का ज्वाइंट बेसिकली क्या है, वेंचर है। सो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से इनकम सुरक्षा प्लान नामक एक न्यू टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया। यह योजना पॉलिसी धारकों की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आजीवन आय का प्रवाह प्रदान करती है। यह आय सुरक्षा योजना पॉलिसी धारकों के नामांकित को भी आजीवन आय प्रदान करती है। यह आय कर मुक्त है और मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो क्या नाम है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन 5% प्रति वर्ष रहेगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज ऑल्सो। तो NSO which is National Statistic Office India real GDP growth slow to 15-month low of 6.7% in quarter first of financial year 25। तो अभी जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसने 2024-25 की पहली तिमाही के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को बेसिकली बताया है कि ये पिछले तिमाही में 15 महीने के निचले स्तर पर 6.7% पर पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में ये 8.2% थी। यह मंदी मुख्य रूप से कृषि और सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण हुई है। वास्तविक सकल मूल्य यानी रियल ग्रोस वैल्यू एडेड रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ 6.8% in quarter one of financial year 25 over 8.3 in quarter first of financial year 24। तो जो सकल मूल्य वृद्धि थी वो भी 6.8% हुई है, जो प्रीवियसली क्वार्टर ईयर में 8.3% थी। डन। नेक्स्ट इज नोमुरा ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.7% किया है। तो नोमुरा बेसिकली ये एक फर्म है जिसने पहले प्रेडिक्शन दिया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 6.9% रहेगी, लेकिन अभी से घटाकर कितना कर दिया गया है, 6.7 कर दिया गया है। यह संशोधन NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के बाद किया गया, जो दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी अपेक्षा से धीमी गति से बढ़ी है। वित्त वर्ष 25 के लिए नोमुना का जीडीपी अनुमान वित्त वर्ष 24 की पिछली तिमाही में देखी गई 7.8 वृद्धि से काफी कम है। क्लियर। फर्म का अनुमान है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मींस रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो अगस्त 2024 में और कम होकर 3% वर्ष दर वर्ष हो जाएगा। जुलाई से सितंबर में औसतन 3.6% रहेगा। नेक्स्ट इज DK सुनील टेक एडिशनल चार्ज एज CMD ऑफ हॉल Halius Hindustan Aeronautical Limited. The Dr. K. Sunil has taken charge as the chairman and managing director of Hindustan Aeronautical Limited. He succeeds C.V. Ananth Krishna, who retired from the post on 31st August 2024. और currently अगर डॉक्टर सुनील की मैं बात करूं, he is currently serving as the director of HAL. Now he became the chairman and managing director of the additional charge of HAL. नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के DCAS का पदभार संभाला। सो रिसेंटली ऑन 1 सितंबर एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायु भवन नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का स्थान लिया, जिन्हें मई 2023 में DCAS नियुक्त किया गया था। क्लियर। तो ये भी अपॉइंटमेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। तेजिंदर सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2007 में वायुसेना मंडल और 2022 में अति विशेष सेवा मंडल से सम्मानित किया गया है। सॉरी, मेडल। तो वायुसेना मेडल भी मिल चुका है और अति विशेष सेवा मेडल भी मिल चुका है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पश्चिमी घाट में खोजी गई 2 नई मानव भक्षी मकड़ियां प्रजातियां मिमेट स्पेंटन्स और मिमेट पार्वरुल्स। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने जो पश्चिमी घाट है वहां पर 2 मानव भक्षी मकड़ियों की नई प्रजातियों की खोज की है, जिन्हें बेसिकली मिमेटस स्पेंटस और मिमेटस पावरलुस के नाम से जाना गया है। ये प्रजातियां कर्नाटका के मुकाम्बिका वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के एर्नाकुलम जिले में पाई गई हैं। दोनों प्रजातियां मिमेंटिड मकड़ी परिवार से संबंधित है, जो अपने अनोखे शिकारी व्यवहार के लिए जानी जाती हैं।
शोध निष्कर्ष न्यूजीलैंड के मैग्रोलिस प्रेस द्वारा जुटाक्सा पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो दो प्रजातियां पाई गई हैं। कहां पर पाई गई हैं ये दोनों प्रजातियां? पश्चिमी घाट पे। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। आईओसी रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण ओलंपिक पदक से सम्मानित किया है। क्यों दिया गया है इमैनुअल मैक्रोन को? क्योंकि अभी आपको पता है पेरिस ओलंपिक हुए थे जो सक्सेसफुल रहे, तो उसकी सक्सेस के लिए कि काफी अच्छे से प्रेसिडेंट ने मैनेज किया है, तो उन्हें क्या दिया गया है? ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया है। लॉरेंट नुनेज और निकोल फेरेंट को ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उनके अटूट समर्थन के लिए स्वर्ण ओलंपिक पद से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक्स द्वारा फ्रांस के पेरिस में एलिसी पैलेस में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में दिया गया। पेरिस के पुलिस प्रीफेक्ट लॉरेंस नुनेट और सोलाडियो के कार्यकारी प्रबंध निदेशक निकोल्स फेराडे को भी ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें पेरिस 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की सफलता में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट इज फेरारी के चार्ल्स लेक्सन ने F1 इटालियन जीपी 2024 जीता। तो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर ने। क्लियर? तो ये कौन से ड्राइवर हैं? फेरारी के। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहां से डायरेक्ट कि F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर ने। यह जीत लेक्लेयर का दूसरा इटालियन जीपी खिताब है। उन्होंने पहले 2019 में भी यह खिताब जीता था, तो इससे पहले भी वो जीत चुके हैं। लेक्लेयर ने F1 में 7 जीपी खिताब जीते हैं, 25 पॉल पोजीशन और 9 सबसे तेज लैप और 38 पोडियम हासिल किए हैं। मैक्लारेन के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे स्थान पर रहे। उनके बाद तीसरे स्थान पर मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस रहे हैं। क्लियर? तो ये सीरीज रही है। नेक्स्ट इज पैरा ओलंपिक 2024। हम सबको पता है अभी पेरिस में कंडक्ट हो रहा है, चल रहा है। शरद कुमार एंड मरियप्पन थंगावेलु सिक्योर्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है एंड मरियप्पन ने कांस्य मेडल जीता। तो शरद कुमार और मरियन थेंगावेलु ने पुरुष की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। तो किस चीज में जीता इन्होंने? हाई जंप में। शरद कुमार ने 1.88 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत पदक हासिल किया, वहीं मरियप्पा ने 1.85 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके कांस्य पदक हासिल किया। उनकी उपलब्धियां कौशल और दृढ़ संकल्प का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है। नेक्स्ट 2024 पेरिस ओलंपिक से ही है। दीप्ति जीवांजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। तो दीप्ति जीवांजी भारत की 20 वर्षीय विश्व चैंपियन धावक ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह उपलब्धि जीवांजी के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कांस्य पदक उनके पहले खेलों में भाग लेने पर आया है। उनका प्रदर्शन एथलेटिज्म और दृढ़ संकल्प का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। पेरिस पैरा ओलंपिक से बहुत सारे मेडल्स आ रहे हैं भारत में। तो पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में सुमित अंटिल का ऐतिहासिक स्वर्ण। तो सुमित अंटिल ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 26 वर्षीय पैरा एथलीट अपने पैरा ओलंपिक खिताब को सफलतापूर्वक बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट्स बने हैं। सुमित अंटिल ने भारतीय खेल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो यहाँ से गोल्ड मेडल आया है मेंस जेवलिंग से। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो आईएएस ऑफिसर अमृत लाल मीना अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो आईएएस अधिकारी हैं अमृत लाल मीना, जिन्हें बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमृत लाल मीना को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे ब्रजेश मेहरोत्रा का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले मीना अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान कोयला मंत्री जो मंत्रालय था उसमें भी सचिव थे। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मींस ही हैज सर्व एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो अभी रमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया है जापानीज एनिमेटर हायो मियाजाकी अमंग 5 रेसिपिएंट्स ऑफ 2024।
तो 44वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार जापानी एनिमेटर हाया मियाज़ाकी 2024 के 5 प्राप्तकर्ताओं में शामिल हुए। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के 66वें संस्करण के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। 2024 के प्राप्तकर्ताओं में 4 व्यक्ति और एक समूह शामिल है। इनमें सबसे पहले हायाओ मियाज़ाकी हैं जो जापान से, कर्मा फुंटशो हैं जो भूटान से, डॉक्टर नग्युन थी हैं जो वियतनाम से, फरवीजा फरहान है इंडोनेशिया से, एंड द रूरल डॉक्टर मूवमेंट है जो थाईलैंड की ऑर्गेनाइजेशन। ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे नोबल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो 1958 में राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के सम्मान में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में दिलाई गई महानता की भावना को मान्यता देता है बेसिकली। तो ये स्पिरिट ऑफ बेसिकली ह्यूमैनिज्म के लिए ये अवार्ड एशिया में दिया जाता है। एंड टूडेज लास्ट न्यूज इज लोरियल पेरिस ने आलिया भट्ट को नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो फ्रांसीसी कॉस्मेटिक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लोरियल पेरिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये साझेदारी ब्रांड और अभिनेत्री दोनों के लिए एक प्रमुख पत्थर का मील है। यह घोषणा लोरियल के विविध और वैश्विक प्रतिनिधित्व पर निरंतर ध्यान को रेखांकित करती है। तो आलिया भट्ट इज वन ऑफ द बॉलीवुड मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर, मेकिंग दिस अ सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन। Clear? So these are the important current affairs we have discussed. I hope you understand this video. Thank you.